हेलो प्यारे प्यारे जुगनुओं, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाला पर। मैं हूं अंशु मलिक और हम लेके आ चुके हैं एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए वन शॉट सीरीज, जिसमें आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है मानव जनन। तो चलो शुरू करें आज के चैप्टर के साथ। शुरू किया जाए। तो शुरू करेंगे हम सबसे पहले परिचय के साथ कि मानव जनन के चैप्टर का मतलब क्या है, नाम क्या है मानव जनन। जनन का मतलब होता है जब जीव अपने जैसी संतान की उत्पत्ति करे, यानी सरल भाषा में बोलूं, जब जीव अपने जैसी संतान को जन्म दे। ठीक है, तो आ जाओ बेटा, सबसे पहले परिभाषा को समझते हैं कि जनन का मतलब क्या होता है। जनन एक जैविक प्रक्रिया होती है जिसमें जीव यानी कि अपने समान नई संतति, नए जीव को जन्म देती है। ठीक है, अब जनन की बात करें तो जनन 2 प्रकार से होता है। एक होगा अलैंगिक जनन, दूसरा होगा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में होता है कि एक ही जीव, एक ही जनक अपनी संतान की उत्पत्ति करता है, यानी सिर्फ एक जनक, एक जीव अपनी संतान को बनाएगा। वहीं दूसरी तरफ लैंगिक जनन में 2 जनक की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में 2 जनक की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहां पर लैंगिक जनन में 2 जनक और अलैंगिक जनन में 1 जनक की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब अलैंगिक जनन में जो जीव होता है उसकी संतान बिल्कुल हूबहू उसी के जैसी होती है। ठीक है, संतति जनक से पूर्ण रूप से समान होती है, यानी जो बच्चा है वो हूबहू किसकी तरह दिखेगा, माता या पिता जो भी है, एक जनक, वो जो जीव है उसकी तरह दिखेगा। वहीं लैंगिक जनन में क्या होता है, लैंगिक जनन में 2 जनक होते हैं। कितने? 2 जनक। तो इनकी जो संतति होती है, उनकी जो संतान होती है वो थोड़ी सी भिन्न दिखती है। ठीक है, तो हमारे पास जनन की प्रक्रिया क्या होती है। जनन की प्रक्रिया कि यानी जब भी जीव अपने समान संतान को बनाएगा उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा जनन। और ये 2 तरीके से होती है, अलैंगिक यानी एक ही जनक और लैंगिक यानी 2 जनक मिलकर अगली संतान को बनाते हैं। ठीक है, आगे चले। अब देखो बेटा, इंसान के अंदर जनन कैसे होता है। अगली कहानी क्या है कि इंसान के अंदर जनन कैसे होने वाला है। तो इसमें सबसे पहले मानव जो है वो एक लिंगी है। एक लिंगी का मतलब एक शरीर में केवल एक लिंग होगा। नर के अंदर नर लिंग होगा, मादा के अंदर मादा लिंग होगा। अब जो मानव है ये क्या करता है बेटा, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन यहां पर हमने देखा ये क्या करेगा, 2 जनकों की आवश्यकता होगी, यानी मानव में भी अगर जनन करना है तो 2 जनक की आवश्यकता होती है। आखिर में मानव जरायुज है। जरायुज का मतलब कि मानव अपनी संतान को जन्म देता है, अंडे नहीं देता। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा कि ये पूरी कहानी होती कैसे है। ठीक है, ये पूरी कहानी होती कैसे है। तो सबसे पहली चीज कि मानव जनन में हमारे पास मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, जिसमें नर के अंदर नर जनन अंग और मादा के अंदर मादा जनन अंग होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो, नर जनन तंत्र नर यानी मेल में पाया जाता है, और दूसरा मादा जनन तंत्र मादा यानी फीमेल स्त्री में पाया जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से जनन होता है। ठीक है, अब जनन के दौरान 6 घटनाएं होती हैं। उन्हीं 6 घटनाओं को डिटेल में इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो सबसे पहली घटना
जो इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़नी है वो है युग्मक जनन। वो क्या है? युग्मक जनन। तो आ जाओ, सबसे पहली घटना के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहली घटना का नाम क्या है? युग्मक जनन। युग्मक जनन में क्या होगा? युग्मक जनन के अंदर नर में युग्मक बनेगा और मादा में भी युग्मक बनेगा। ठीक है, क्या होगा? नर में भी युग्मक बनेगा और मादा में भी युग्मक बनेगा। ठीक है, अब नर में जो युग्मक बनता है उसे कहा जाता है शुक्राणु और मादा में जो युग्मक बनेगा उसे कहा जाएगा अंडाणु। क्या कहा जाएगा? अंडाणु। ठीक है, तो दो तरीके के युग्मक बनेंगे, नर में शुक्राणु, मादा में अंडाणु। ठीक है, फिर आता है दूसरा चरण। दूसरे चरण को कहा जाता है वीर्य सेचन। दूसरे चरण को क्या कहा जाता है? वीर्य सेचन। वीर्य सेचन का मतलब होता है कि जब नर का शुक्राणु, ठीक है, जब बेटा शुक्राणु बोले तो नर युग्मक मादा के शरीर में प्रवेश करता है। ये जो शुक्राणु है, ये जो नर युग्मक है, ये मादा जनन तंत्र में प्रवेश करता है। क्या करता है? मादा जनन तंत्र में प्रवेश करता है। इसी को कहा जाता है वीर्य सेचन। ठीक है, तो पहले क्या होगा? पहले इस नर के अंदर शुक्राणु बन गया, मादा के अंदर अंडाणु बन गया। दूसरा चरण वीर्य सेचन, जिसमें शुक्राणु मादा के जनन तंत्र में प्रवेश करेगा। तीसरा चरण आता है निषेचन। तीसरा चरण क्या आता है बेटा? निषेचन। निषेचन में क्या होगा? निषेचन में जो नर युग्मक है शुक्राणु, वो अंडाणु के साथ संलयन करेगा, यानी शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होगा। ठीक है, तो ये देखो, ये आ गया हमारे पास शुक्राणु और ये आ गया अंडाणु। तो शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन होगा और संलयन के बाद क्या बनेगा? संलयन के बाद बनता है युगमनज। क्या बनेगा? युगमनज बनेगा, जिसे आप जाइगोट कहते हो, जिसे क्या कहा जाता है? जाइगोट भी कहा जाता है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? जाइगोट भी कहा जाता है। ठीक है, तो पहले युग्मक जनन होगा, यानी युग्मक बनेंगे। नर के अंदर बनेगा शुक्राणु, मादा के अंदर बनेगा अंडाणु। दूसरा वीर्य सेचन, जिसमें नर का शुक्राणु मादा के जनन तंत्र में प्रवेश करता है। और तीसरा निषेचन, शुक्राणु अंडाणु तक पहुंच गया और दोनों का संलयन हो गया। इसी को कहते हैं, दोनों के संलयन के बाद बनेगा जो पहला कोशिका, उसे युगमनज, जाइगोट कहा जाएगा। ठीक है, आ जाओ। अब बारी आती है चौथा। चौथा क्या बनने वाला है? चौथे को कहा जाता है आरोपण। चौथे को क्या कहा जाएगा? आरोपण। आरोपण में क्या होगा? आरोपण में जो मादा का गर्भाशय है, ये कौन है बेटा? मादा का गर्भाशय। ठीक है, ये सारे चरण डिटेल में बताए जाएंगे। अभी के लिए बस थोड़ा बहुत परिचय ले लो कि क्या क्या चरण होते हैं। ठीक है, ये है मादा का गर्भाशय। मादा के गर्भाशय में हमारा ब्लास्टोसिस्ट आकर जुड़ता है। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट मादा की गर्भाशय की दीवार के साथ चिपकता है। इसी को कहते हैं आरोपण। इसी को क्या कहते हैं? आरोपण। ठीक है, यहां पे मैं लिख देती हूं ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट मादा गर्भाशय से जुड़ता है, मादा के गर्भाशय से जुड़ता है। इसी को कहा जाता है आरोपण। इसी को कहा जाता है आरोपण। फिर आता है आरोपण के बाद अगला चरण, जिसे कहा जाता है गर्भावधि। जिसे क्या कहा जाएगा? गर्भावधि या गर्भावस्था। ठीक है, गर्भावस्था या गर्भा अवधि।
गर्भावस्था या गर्भा अवधि में क्या होगा इसको समझो। ठीक है, गर्भावस्था या गर्भा अवधि में क्या होगा इसको समझो। तो इसमें बेटा 9 महीने के दौरान, गर्भावस्था में, गर्भाविधि में 9 महीने के दौरान जो शिशु है वो पूर्ण रूप से विकसित होता है। जो शिशु है वो क्या है, पूर्ण रूप से विकसित होता है। इसी को गर्भा अवस्था या गर्भा अवधि कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है बेटा, गर्भा अवस्था या गर्भा अवधि। यानी 9 महीने के दौरान जो शिशु है वो पूर्ण रूप से विकसित होगा। जो शिशु है वो क्या करेगा, पूर्ण रूप से विकसित होगा। ठीक है, अब आखिरी चरण आता है जिसे कहा जाता है बेटा प्रसव। जिसे क्या, आखिरी हिस्से को क्या कहा जाएगा, आखिरी हिस्से को कहा जाता है प्रसव। प्रसव में क्या होता है, प्रसव में बच्चे हमारे पास, ठीक है, प्रसव में क्या होगा कि ये जो गर्भाशय में शिशु पूरा विकसित हो चुका है इसका जन्म होगा। अब गर्भाशय में ये जो हमारा शिशु है पूरा विकसित हो चुका है, अब बारी है जन्म की। अब किसकी बारी है, जन्म की बारी है। ठीक है, तो ये जो शिशु है इसे जन्म द्वार द्वारा, ठीक है, जन्म नाल द्वारा बाहर निकाला जाएगा और शिशु का जन्म होगा। इसी को प्रसव कहा जाता है। यानी इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम इन 6 घटनाओं को पढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे युग्मक जनन के साथ। चल, तो युग्मक जनन को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र जनन अंग होते हैं जो नर को जनन प्रक्रिया में मदद करते हैं। ठीक है, तो नर में विभिन्न अंग जैसे वृषण, सहायक नलिका, ग्रंथियां, इन सभी अंगों का समूह को नर जनन तंत्र कहा जाता है, क्योंकि ये सारे के सारे अंग एक साथ नर जनन में योगदान देते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, सबसे पहले नर जनन तंत्र को 2 हिस्सों में बांटा। एक होगा मुख्य अंग, बाकी होंगे सहायक अंग। ठीक है, एक होगा मुख्य अंग जिसे प्राथमिक अंग भी कहा जाता है, बोले तो वृषण। बाकी के सब सहायक अंग यानी मदद करने वाले अंग। बाकी के सब कैसे होंगे, सहायक अंग, बोले तो मदद करने वाले अंग। ठीक है, तो सबसे पहले मुख्य अंग वृषण के बारे में बात करेंगे। जो वृषण होता है वो मुख्य प्राथमिक अंग होता है। इसकी वजह, क्योंकि इसका काम है शुक्राणु बनाना। क्योंकि इसका काम क्या है बेटा, क्योंकि इसका काम है शुक्राणु का निर्माण करना। ठीक है, तो यानी जो युग्मक है, जो शुक्राणु है, वो कहां पर बनता है, वो बनता है वृषण के अंदर। ठीक है, अब वृषण होता कहां है, तो देखो बेटा, ये जो हिस्सा होता है इस हिस्से को कहते हैं श्रोणी वाला हिस्सा। ये श्रोणी वाला हिस्सा है। ठीक है, अब नर में देखो श्रोणी वाला हिस्सा कुछ इस तरीके से है। ये क्या आ गया बेटा, नर के अंदर श्रोणी वाला हिस्सा। ठीक है, ये हिस्सा नर में। अब इस हिस्से में, श्रोणी वाले हिस्से में उदर गुहा के बाहर एक थैली नुमा संरचना होती है। उदर गुहा के बाहर एक थैली नुमा संरचना होती है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से इस थैली नुमा संरचना को कहा जाता है वृषण कोश। क्या कहा जाता है बेटा, वृषण कोश कहा जाता है। और ये कहां है, शरीर के बाहर, उदर गुहा के बाहर। और इसी के अंदर मौजूद होता है जोड़े में वृषण। इसी के अंदर मौजूद होता है जोड़े में अंडकार वृषण। कौन है बेटा, ये अंडे के आकार का वृषण। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आएगा कि मैम ये शरीर के बाहर क्यों है। शरीर के बाहर इसीलिए है बेटा क्योंकि ये वृषण कोश शरीर की तुलना में
2 से 2.5 डिग्री कम तापमान रखता है। और ये कम तापमान जरूरी होता है शुक्राणु जनन के लिए। किसके लिए? शुक्राणु जनन के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो ये देखो बेटा, हमारे पास पुरुषों में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा के बाहर थैली नुमा संरचना में होता है, जिसे वृषण कोश कहते हैं। अब जो वृषण होता है, ठीक है, अब ये जो वृषण है बेटा, इसका आकार अंडे जैसा होता है। कैसा होता है? अंडे जैसा आकार होता है। इसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई, ठीक है, इसकी चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई, ठीक है, इसकी मोटाई 1 से 2 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अब ये जो वृषण कोश है, इसके बाहर, ये जो वृषण है, इसके बाहर 2 झिल्लियां होती हैं। ठीक है, ओके। अब देखो बेटा, अब वृषण के अंदर ध्यान से सुनो, वृषण के अंदर ये जो एक वृषण है, इस वृषण को डिटेल में बना रही हूं। ठीक है, तो ये ले लो बेटा, सबसे पहले बाहर की तरफ क्या है? बाहर की तरफ वृषण कोश है, ये सफेद वाला वृषण कोश है। ठीक है, अब वृषण कोश के अंदर इस तरीके से वृषण मौजूद है। ये क्या है बेटा? हरे वाला क्या है? वृषण है। ठीक है, अब वृषण की जो अंदर वाली परत होती है, अब वृषण की जो अंदर वाली परत होती है, वहां पर होती है इस तरीके की 250 पालियां। कितनी पालियां? 250 पालियां, जिन्हें कहा जाता है वृषण पाली। कितनी पालियां होती हैं? 250। इन्हें कहा जाता है वृषण पाली। ठीक है, तो यहां पे ले लो, कितनी पालियां होंगी बेटा? 250 पालियां होती हैं, जिन्हें कहा जाता है वृषण पाली। क्या कहा जाएगा? वृषण पाली। ठीक है, कितनी होंगी? प्रत्येक वृषण में 250 होती है, यानी इसमें भी 250 और इसमें भी 250, इसमें भी 250 और इसमें भी, दोनों में। अब हर एक पाली के अंदर, इसके 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 सबके अंदर घुमावदार नलिका होती है। नलिका क्या होगी? घुमावदार नलिका होगी। इस तरीके से, ये देखो, इस तरीके से क्या होगी? घुमावदार नलिका होगी। कितनी होंगी? 1 भी हो सकती है, 2 भी और 3 भी हो सकती है, यानी 1 से 3 तक कितनी भी हो सकती हैं। जैसे यहां पर देखो, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, यहां पर बेटा 2 भी हो सकती हैं। ठीक है, और किसी किसी में 3 भी हो सकती हैं। किसी किसी में क्या है बेटा? 3 भी हो सकती हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें ले लो, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है और यहां पर 3 है। ठीक है, तो 1, 2, 3 कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन इनका नाम क्या है? इनका नाम है शुक्रजनक नलिका। इनका नाम क्या है बेटा? शुक्रजनक नलिका। ठीक है, यहां पर मैं लिख देती हूं, क्या नाम है? शुक्रजनक नलिका। अब इसका नाम शुक्रजनक नलिका इसीलिए है बेटा, क्योंकि इसी के अंदर शुक्राणु बनता है, क्योंकि इसी के अंदर शुक्राणु बनता है। ठीक है, अब आगे देखो, अब अगर शुक्रजनक नलिका के अंदर शुक्राणु बन गया, ठीक है, इसके बाद मतलब मान के चलो इस नलिका में अगर शुक्राणु बन गया, ठीक है, तो इसके बाद शुक्राणु कहां जाता है उसको समझो। तो यहां पर अगर शुक्राणु बन गया तो इसके आगे शुक्राणु जाता है एक जाली जैसे रास्ते में। शुक्राणु यहां पर इसके अंदर बन गया, इसके अंदर शुक्राणु बनने के बाद कहां पर जाएगा? इस तरीके से जाली नुमा रास्ते में जाता है। कौन से रास्ते में? जाली नुमा रास्ते में। ठीक है, कौन से रास्ते में? जाली नुमा रास्ते में जाता है।
और ये जो जाली नुमा रास्ता है इसी को कहा जाता है वृषण जालिका। क्या कहा जाता है बेटा? इसे कहा जाता है वृषण जालिका। क्या कहा जाता है? वृषण जालिका। ठीक है, तो सबसे पहले शुक्राणु बनता है वृषण के अंदर। वृषण में ये घुमावदार नलिका है, शुक्र जनक नलिका। यहां पर मान के चलो शुक्राणु बन गया। यहां से बनने के बाद शुक्राणु आगे को जाता है, यहां से शुक्राणु निकलेगा और यहां वृषण जालिका में प्रवेश करेगा। वृषण जालिका के आगे, इसके बाद क्या होगा? वृषण जालिका के आगे, ठीक है, एक और रास्ता आता है जिसे कहा जाता है शुक्रवाहक। जिसे क्या कहा जाता है बेटा? शुक्रवाहक कहा जाता है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाएगा? शुक्रवाहिका कहा जाएगा। तो ये ले लो, ये आगे का रास्ता आ गया जिससे कहा गया शुक्रवाहिका। ठीक है, तो शुक्राणु यहां से निकला, वृषण जालिका में गया, वृषण जालिका से आगे बढ़ा, शुक्रवाहिका में प्रवेश किया और फिर इसके बाद आखिरी एक और घुमावदार रास्ता आता है जिसे कहा जाता है अधिवृषण। जिसे क्या कहा जाता है? अधिवृषण। तो इसके बाद अगला हिस्सा आएगा अधिवृषण, यानी अधिवृषण में शुक्राणु प्रवेश करेगा। ठीक है, कहां पर? अधिवृषण में शुक्राणु प्रवेश करेगा। अब यहां से गया वृषण जालिका, वहां से शुक्रवाहिका, फिर ये अधिवृषण। अधिवृषण से शुक्राणु और आगे जाएगा एक आखिरी नलिका शुक्रवाहक में, एक और नलिका जिसका नाम है शुक्रवाहक। क्या नाम है बट्टे? इस आखिरी नलिका का नाम है शुक्रवाहक। क्या नाम है? शुक्रवाहक। ठीक है, इस तरीके से हमारा शुक्राणु आगे जाता है। इस तरीके से क्या है? हमारा शुक्राणु आगे जाता है। ठीक है, तो शुक्राणु बन गया शुक्रजनक नलिका के अंदर, वहां से निकला वृषण जालिका, उसके बाद शुक्रवाहिका, फिर अधिवृषण और आखिर में शुक्रवाहक। इस तरीके से शुक्राणु आगे बढ़ता है। ठीक है, अब सवाल आता है कि मैम शुक्रजनक नलिका में शुक्राणु बनता कैसे है? सवाल आता है शुक्रजनक नलिका के अंदर शुक्राणु बनता कैसे है, उस बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अब अगला हिस्सा जो आएगा बेटा, अगला हिस्सा कैसा है? शुक्रजनक नलिका के बारे में। तो ये देखो, ये आ गई हमारी वृषण कोश। वृषण कोश के अंदर वृषण, जिसकी 250 पालियां होती हैं। कितनी पालियां होती हैं बेटा? 250 पालियां। और हर एक, प्रत्येक पाली के अंदर होती है शुक्रजनक नलिका। क्या होती है? शुक्रजनक नलिका। अब ये शुक्रजनक नलिका को करीब से देखते हैं। अब ये शुक्रजनक नलिका को अपन करीब से देखते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो ये ले लो बेटा, ये आ गई शुक्रजनक नलिका। डब्बा बना लेते हैं। यस बेटा, डब्बा बना लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर मौजूद है हमारी शुक्रजनक नलिका। ये आ गई बेटा हमारी शुक्रजनक नलिका। ये कौन आ गई? शुक्रजनक नलिका। अब जो हमारी शुक्रजनक नलिका है, कौन सी? ये घुमावदार नलिका। इस नलिका के अंदर, किसके अंदर बेटा? हमारी शुक्रजनक नलिका के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं आती हैं। कितने प्रकार की कोशिकाएं? 2 प्रकार की कोशिकाएं। एक होती है बेटा किसके आकार की? पिरामिड के आकार की। एक होती है पिरामिड के आकार की कोशिका, उसे कहा जाता है सर्टोली कोशिका। ये क्या है? पिरामिड के आकार की कोशिका है जिसका नाम है सर्टोली कोशिका। तो 2 कोशिकाएं आती हैं जिसमें से पहली है बेटा सर्टोली कोशिका। ठीक है, अब बारी आती है दूसरी। दूसरी कोशिका होती है नर
जर्म कोशिका। दूसरी कौन सी कोशिका होती है बेटा? दूसरी होती है नर जर्म कोशिका। ठीक है, दूसरी कोशिका का नाम ले लो। दूसरी कोशिका का नाम है नर जर्म कोशिका। अब दोनों का काम क्या है इसको समझो। तो सबसे पहले बेटा सर्टोली कोशिका और नर जर्म कोशिका। नर जर्म कोशिका क्या करती है? ये जो नर जर्म कोशिका है, जो आपको नीले वाली दिख रही है, नर जर्म कोशिका विभाजन करती है और शुक्राणु को बनाती है। किसको बनाती है? शुक्राणु को बनाती है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ सर्टोली कोशिका विकसित या विकासशील शुक्राणु को पोषण देती है। ये क्या करेगी? विकासशील शुक्राणु को पोषण देगी। ठीक है, ओके। तो एक का काम शुक्राणु बनाना है और दूसरे का काम उसे पोषण, बोले तो खाना देना है। ठीक है, एक का काम शुक्राणु बनाना और दूसरे का काम उसे पोषण देना यानी खाना देना होता है। ठीक है, चल अब ये दोनों कोशिकाएं तो कहां पर हैं? शुक्रजनक नलिका के अंदर। लेकिन शुक्रजनक नलिका के बाहर ये वाला जो इलाका है, इसे कहा जाता है अंतराली अवकाश। क्या नाम है बेटा जी इसका? अंतराली अवकाश। ठीक है, तो इसको ले लो, अंतराली अवकाश। ठीक है, अब ये जो अंतराली अवकाश है, यहां पर मिलती है एक खास कोशिका। अंतराली अवकाश में मिलती है एक खास कोशिका जिसका नाम है, क्या नाम है? जिसका नाम है अंतराली कोशिका, है ना? अंतराली अवकाश में कोशिका नाम है अंतराली कोशिका। ठीक है, ओके। तो यहां पर ले लो एक कोशिका जिसका नाम है अंतराली कोशिका। इस तरीके से यहां पर मौजूद होगी। कहां पर मौजूद होगी? इस तरीके से शुक्रजनक नलिका के पास में मौजूद होगी। ठीक है, इस कोशिका का नाम है अंतराली कोशिका। इसका एक और नाम है लीडिग कोशिका। इसका एक और नाम है लीडिग कोशिका। अंतराली कह दो या फिर लीडिग कोशिका कह दो। ये कोशिका क्या करती है? यानी ये जो अंतराली अवकाश बाहर के हिस्से में जो कोशिका है, लीडिग कोशिका, अंतराली कोशिका, ये क्या करती है? ये हार्मोन को देती है जिसका नाम है एंड्रोजन। जिसका नाम क्या है? हार्मोन को देती है जिसका नाम है एंड्रोजन। जिसका नाम क्या है बेटा? एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरॉन, या फिर क्या है? टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, क्या नाम है? या तो एंड्रोजन कह दो या फिर टेस्टोस्टेरॉन कह दो, एक ही बात। ठीक है, आज अब बात करते हैं बेटा, अब आगे के बारे में बात करते हैं। अब देखो बेटा, सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं। अब बात करते हैं सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, चल। तो सबसे पहले देखो बेटा, हमारे पास उदर गुहा वाले हिस्से में शरीर के बाहर एक थैली होती है जिसे कहा जाता है वृषण कोश, है ना? तो आ जाओ, यहां पे ले लो बेटा वृषण कोश। ये क्या है? वृषण कोश। वृषण कोश के अंदर अंडे के आकार का क्या मौजूद होता है? वृषण मौजूद होता है। अंडे के आकार का क्या मौजूद होता है बेटा? वृषण मौजूद होता है। वृषण के अंदर शुक्राणु बनता है और शुक्राणु नलिकाओं के रास्ते आगे आता है ना? वृषण नलिकाओं के रास्ते आगे आता है। कौन कौन सी नलिका? सबसे पहले वो आएगा वृषण जालिका के अंदर, यहां से वो आगे जाएगा अधिवृष, आगे जाएगा शुक्रवाहिका, फिर इसके आगे अधिवृषण, अधिवृषण के बाद वो और आगे जाएगा शुक्रवाहक के अंदर। ये है शुक्राणु की नलिकाएं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं बेटा ग्रंथि कौन कौन सी होती है।
तो देखो बेटा, यहां से नलिकाएं निकलती हैं। सबसे पहले निकली अधिवृषण, ठीक है। अंदर वाली में दिखा नहीं रही हूं, सिर्फ अधिवृषण से शुरू कर रही हूं, ठीक है। यहां पर क्या आ गई, अधिवृषण। अधिवृषण से निकलती है शुक्रवाहिका। कौन निकलती है, शुक्रवाहक। इस तरीके से कौन आती है बेटा अधिवृषण से, अधिवृषण से आती है शुक्रवाहक। कौन आएगी बेटा, अधिवृषण से आती है शुक्रवाहक। ये आ गई बच्चे हमारी शुक्रवाहक। अब शुक्रवाहक के आगे क्या होता है ये समझो। जो शुक्रवाहक होती है वो मूत्राशय के ऊपर से घूमकर आती है। जो शुक्रवाहक होती है वो कहां से, मूत्राशय के ऊपर से घूमकर आती है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। तो ये भी मूत्राशय के ऊपर से घूमकर आई। मूत्राशय दिख नहीं रहा है, रुको वापस बना देती हूं। ये है बेटा मूत्राशय। तो जो शुक्रवाहक है वो मूत्राशय के ऊपर से घूमकर आती है, ठीक है। मूत्राशय के ऊपर से घूमकर आती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसी दौरान यहां पर इसकी मुलाकात होती है सबसे पहली ग्रंथि शुक्राशय से। इसकी मुलाकात किससे होगी, सबसे पहली ग्रंथि जिसे कहा जाता है शुक्राशय। किससे होगी, सबसे पहली ग्रंथि जिसे कहा जाता है शुक्राशय, ठीक है। क्या नाम दिया जाएगा बच्चे, शुक्राशय, ठीक है। तो अब शुक्रवाहक और शुक्राशय दोनों मिलकर एक समान रास्ते में खुलते हैं। ये आई शुक्रवाहक, ये शुक्राशय, दोनों एक साथ मिलकर एक समान रास्ते में खुलते हैं जिसे कहा जाता है स्खलन नलिका। जिसे अपन क्या नाम देते हैं, स्खलन नलिका। अरे दादा, अरे आजा, मुझे लगा सभी सारा मिट गया और सारी मेहनत गई, चलो बच गए, आ जाओ। तो यहां पर एक अगली नलिका जिसमें दोनों एक साथ खुलते हैं उसे कहा जाता है स्खलन नलिका। ये अगला हिस्सा क्या है बेटा, स्खलन नलिका। अब स्खलन नलिका के पास यहीं पर मौजूद होगी दूसरी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, दूसरी ग्रंथि जिसे कहा जाता है बेटा पुरुस्त ग्रंथि, ठीक है। जिसे क्या कहा जाएगा, पुरुस्त ग्रंथि नाम दिया जाएगा। तो यहीं पर मौजूद है दूसरी ग्रंथि। इस दूसरी ग्रंथि का नाम है पुरुस्त ग्रंथि, ठीक है। ये आ गई, ठीक है। अब आगे शुरू होता है बेटा मूत्र मार्ग। आगे शुरू होता है मूत्र मार्ग। तो यहां पे आगे की तरफ शुरुआत हो रही है मूत्र मार्ग की। यहां पर इस तरीके से आगे की तरफ शुरुआत किसकी हो रही है बेटा, मूत्र मार्ग की शुरुआत हो रही है इस तरीके से। सीधी लाइन नहीं खींच पा रही हूं बेटा मैं, अरे दादा सीधी लाइन क्यों नहीं हो रही, चलो ठीक है। आगे की तरफ क्या है बेटा, मूत्र मार्ग की शुरुआत होती है। तो ये जो मूत्र मार्ग शुरू हो रहा है, मूत्र मार्ग के ठीक ऊपर जहां से मूत्र मार्ग की शुरुआत हो रही है वहां तीसरी ग्रंथि मौजूद होती है। इस तीसरी ग्रंथि को कहते हैं कऊपर ग्रंथि। इस तीसरी ग्रंथि का नाम क्या है बेटा, कऊपर ग्रंथि। इसका एक और नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। इसका एक और नाम है बेटा बल्बो यूरेथ्रल, एक और नाम है बल्बो यूरेथ्रल, ठीक है। अब फिर मूत्र मार्ग शुरू होता है। तो देखो बेटा, नर के अंदर मूत्र का रास्ता और शुक्राणु का रास्ता एक ही होता है। यानी शुक्राणु यहां से निकला, मूत्र यहां से निकला, तो दोनों एक ही रास्ते से बाहर आते हैं, ठीक है। अब ये जो मूत्र मार्ग है इसके चारों तरफ उत्तेजक उत्तक होता है। मूत्र मार्ग के चारों तरफ क्या होता है बेटा, उत्तेजक उत्तक होता है, ठीक है। क्या होगा, उत्तेजक उत्तक होगा।
ठीक है, उत्तेजक उत्तक होने वाला है। ठीक है, अब इस पूरे के पूरे हिस्से को कहा जाता है बेटा शिशन। इस पूरे के पूरे हिस्से को क्या कहा जाता है बेटा? शिशन कहा जाता है। इस पूरे हिस्से का नाम क्या है? शिशन नाम होता है। इंग्लिश में इसी को कहते हैं पीनस। क्या कहते हैं? पीनस। ठीक है, अब शिशन का सिर देखो थोड़ा सा बड़ा है ना? इस सिर को कहा जाता है बेटा शिशन मुंड। सिर को क्या कहा जाता है? शिशन मुंड कहा जाता है। ठीक है, और शिशन मुंड के ऊपर त्वचा की ढीली परत होती है जिसे अग्रछद कहा जाता है। शिशन मुंड के ऊपर यहां पर त्वचा की ढीली परत होने वाली है जिसे कहा जाएगा अग्रछद, जिसे अग्रछद कहा जाएगा। ठीक है, तो देखो शुक्राणु भी इसी के रास्ते बाहर आएगा और मूत्र भी इसी के रास्ते बाहर आएगा। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा जो चित्र आपको दिख रहा है ये है नर जनन तंत्र, जिसके अंदर 3 सहायक ग्रंथियां होती हैं। कितनी ग्रंथियां? 3 सहायक। सबसे पहले शुक्राशय, दूसरी पुरुस्थ और तीसरी कौपर ग्रंथि। तीनों की तीनों ग्रंथियां अपना अपना जो भी उनका क्या है, जो भी उनका निष्कासन है, जो भी वो चीजें निष्कासित करती हैं, उन तीनों के निष्कासन को एक साथ कहा जाता है शुक्रिय। ठीक है, यानी शुक्राशय ने जो भी निष्कासित किया, पुरुस्थ ने जो भी निष्कासित किया और कौपर ने, तीनों को साथ मिलाकर, तीनों के पदार्थ को साथ मिलाकर कहा जाता है शुक्रिय। क्या कहा जाता है बेटा? शुक्रिय। तो शुक्रिय क्या होता है? शुक्रिय को इंग्लिश में कहते हैं सीमेन। क्या कहते हैं? सीमेन। सीमेन के अंदर क्या होता है बेटा? इसके अंदर तीनों ग्रंथियों का क्या होगा? निष्कासन होगा। ठीक है, तीनों ग्रंथियों का क्या होगा बेटा? निष्कासन होगा। कौन? ठीक है, 3 ग्रंथियों का निष्कासन होगा। ठीक है, और इन 3 ग्रंथियों के निष्कासन के साथ इसमें मौजूद होता है शुक्राणु। इसमें क्या मौजूद होता है बेटा? शुक्राणु। ठीक है, क्या मौजूद होगा? शुक्राणु। इसी को कहा जाता है शुक्रिय। शुक्रिय मतलब तीनों ग्रंथियों का निष्कासन और उसके साथ साथ शुक्राणु जब यहां से बाहर निकलेगा उसी को शुक्रिय नाम देंगे। उसी को क्या नाम देंगे? शुक्रिय नाम देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा कि शुक्राणु आखिर बनता कैसे है। ठीक है, अब बात करते हैं शुक्राणु आखिर बनता कैसे है। तो शुक्राणु के निर्माण की शुरुआत, यानी शुक्राणु जनन, शुक्राणु का निर्माण कब शुरू होता है? तो शुक्राणु जनन यानी शुक्राणु के निर्माण की शुरुआत होती है यौवन अवस्था में। यानी जब कोई पुरुष अपने पास 10 से 12 वर्ष की आयु में पहुंचता है तो उसके वृषण में शुक्राणु जनन यानी शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और ये प्रक्रिया जीवन भर चलती है। ठीक है, आ जाओ समझे कैसे। तो बेटा नर के शरीर में मौजूद होती है एक द्विगुणित कोशिका जिसे कहा जाता है शुक्रजनक कोशिका, स्पर्मेटोगोनिया। इसे क्या कहा जाएगा बेटा? इसे कहा जाएगा शुक्रजनक कोशिका। इंग्लिश में कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया। इंग्लिश में क्या कहा जाता है बेटा? स्पर्मेटोगोनिया। ये जो शुक्रजनक कोशिका है यानी स्पर्मेटोगोनिया है, ये समसूत्री विभाजन करती है ताकि अपनी संख्या को बढ़ा सके। ठीक है, ये क्या करेगी? ये सबसे पहले समसूत्री विभाजन करती है ताकि अपनी संख्या को बढ़ा सके। ठीक है, ताकि अपनी संख्या को बढ़ा सके। इस चरण को कहा जाता है गुणन अवस्था। इस चरण को क्या कहा जाता है बेटा? गुणन अवस्था। गुणन के दौरान
सबसे पहला चरण क्या है? गुणन, जिसके दौरान शुक्रजनक कोशिका विभाजन करती है, अपनी संख्या को बढ़ाती है। ठीक है, इस तरीके से देखो, यहां पर संख्या बढ़ गई, यहां पर भी संख्या बढ़ गई। ठीक है, अब आगे देखो, अब आगे क्या होगा? अब ये जो, ध्यान से सुनना बेटा लोग, अब ये जो कोशिकाएं आई हैं, इनमें से कुछ कोशिकाएं आकार में वृद्धि करेंगी। इनमें से कुछ कोशिकाएं क्या करेंगी बेटा? आकार में वृद्धि करेंगी। सॉरी, ठीक है, इनमें से कुछ कोशिकाएं पोषण इकट्ठा करेंगी और आकार में वृद्धि करेंगी। इसे कहा जाएगा वृद्धि अवस्था। इसे क्या कहा जाएगा बेटा? वृद्धि अवस्था। ठीक है, अब ये जो कोशिका है जो आकार में वृद्धि कर चुकी है, इसे कहा जाएगा प्राथमिक शुक्र कोशिका। इसे क्या कहा जाएगा? प्राथमिक शुक्र कोशिका कहा जाएगा। ठीक है, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका या प्राथमिक शुक्र कोशिका, जो भी आपको सही लगे। ठीक है, प्राथमिक शुक्र कोशिका। ठीक है, अब ये जो प्राथमिक शुक्र कोशिका है, ये अर्धसूत्री विभाजन करती है। ये जो हमारे पास, ठीक है, ये जो प्राथमिक शुक्र कोशिका है, अब ये करेगी सबसे पहला अर्धसूत्री विभाजन। ये क्या करेगी बेटा? पहला अर्धसूत्री विभाजन करती है, अर्धसूत्री विभाजन नंबर 1 करती है। ठीक है, इस दौरान ये बेटा 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है, पहली कोशिका और दूसरी कोशिका। ये दोनों कोशिकाएं अगुणित होती हैं। ठीक है, अब इन दोनों कोशिकाओं का नाम होता है द्वितीय शुक्र कोशिका। इनका नाम क्या होता है बेटा? द्वितीय शुक्र कोशिका। अब ये जो द्वितीय शुक्र कोशिका है, ये अर्धसूत्री विभाजन नंबर 2 करती है। ये क्या करती है? अर्धसूत्री विभाजन नंबर 2 करेगी और बनाएगी 4 अगुणित कोशिकाएं। क्या बनाने वाली है? 4 अगुणित कोशिकाओं को बनाएगी। कैसी कैसी? यहां पर देखो, पहली अगुणित कोशिका, इसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, तो क्या बन गई? 4 अगुणित कोशिकाएं बन गई। इन सभी अगुणित कोशिकाओं को कहा जाता है पूर्व शुक्राणु। इन सभी अगुणित कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? पूर्व शुक्राणु कहा जाता है। ठीक है, और ये जितने भी पूर्व शुक्राणु हैं, ये रूपांतरण करते हैं और शुक्राणु को बनाते हैं। ये जितने भी पूर्व शुक्राणु हैं, सभी के सभी रूपांतरण करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? रूपांतरण करेंगे और शुक्राणु का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे बेटा? शुक्राणु का निर्माण करेंगे। ठीक है, किसका निर्माण करेंगे? शुक्राणु का। ठीक है, ये जो अवस्था है जहां से प्राथमिक शुक्राणु ने शुक्राणु बनाया, इस अवस्था को कहा जाता है, क्या कहा जाएगा? परिपक्व अवस्था। क्या कहा जाएगा? परिपक्व अवस्था। ठीक है, डन। तो इन 3 चरणों में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया पूरी होती है। ठीक है, अब देखो बेटा, यहां पर जो पूर्व शुक्राणु हैं, ये गोल आकार के हैं और इन्होंने रूप बदला और शुक्राणु को बनाया, है ना। इस इकलौते रूपांतरण को कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। इकलौते इस चरण को, ये जो इतना सा चरण है ना, ये इकलौते इस चरण को कहा जाता है बेटा स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहा जाएगा? स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, जब वो रूप बदलता है और शुक्राणु को बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे शुक्राणु तो बन गए, लेकिन निषेचन होने के लिए
लाखों शुक्राणु जो बनते हैं उनमें से जो 60% हैं उनका आकार और आकृति सामान्य होना चाहिए और 40% तीव्र गति दिखाने चाहिए, तभी निषेचन हो पाएगा। आकार और आकृति से क्या मतलब है, आओ बात करते हैं। यानी हमारा जो शुक्राणु होता है बेटा, इसका एक खास आकार और आकृति होता है। ठीक है, कैसा? इसमें सबसे पहले आता है बेटा शुक्राणु का सिर। सबसे पहले क्या आएगा? शुक्राणु का शीर्ष। ठीक है, जिसे हेड कहा जाता है। ये जो है ये शुक्राणु का हेड है। अब शुक्राणु का जो हेड होता है उस पर टोपी है। ये देखो ये वाली टोपी, ये टोपी है अग्रपिंड, एग्रोसोम, जो अंड की दीवारों को तोड़ेगा। इसके बाद ये हिस्सा होता है केंद्रक, जिसमें नर के गुणसूत्र होंगे। ठीक है, फिर आगे सिर हो गया। सिर के बाद क्या आएगा? सिर के बाद आता है गला, नेक, गर्दन, है ना। तो यहां पर शुक्राणु का सिर है, सिर के बाद आती है गर्दन, जिसे कहा जाता है ग्रीवा। जिसे क्या कहा जाएगा? ग्रीवा। इसके बाद ये वाला हिस्सा, इसे कहा जाएगा मध्य खंड। ये जो मध्य खंड वाला हिस्सा है, इसमें भर भर के माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ताकि शुक्राणु गतिशीलता दिखा सके। और फिर आखिर में आती है पूंछ, जो शुक्राणु को एक जगह से दूसरी जगह मादा जनन तंत्र में प्रवेश करवाती है। ठीक है, तो यहां पर देखो शुक्राणु के 3 हिस्से, शीर्ष, मध्य और पूंछ। ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र के बाद अगला हिस्सा आता है मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र यानी मादा के शरीर में वो अंग जो जनन में मदद करेंगे, जो क्या करेंगे? जनन में मदद करेंगे। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले मादा जनन तंत्र के अंदर आता है प्राथमिक जनन अंग, जिसे हम कहते हैं मुख्य जनन अंग। मुख्य जनन अंग कौन सा होता है? मुख्य जनन अंग होता है बेटा अंडाशय। कौन होता है? अंडाशय। ठीक है, और बाकी होते हैं सहायक जनन अंग। बाकी कौन कौन से होंगे बेटा? सहायक जनन अंग या फिर द्वितीय जनन अंग। अब ये सहायक जनन अंग कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो आती है अंडवाहिनी। सबसे पहले कौन आती है बेटा? अंडवाहिनी। फिर कौन आती है? फिर आती है गर्भाशय। गर्भाशय के बाद आती है ग्रीवा, और ग्रीवा के बाद आता है योनि। ये सब जो है ये सहायक जनन अंग है। ठीक है, प्राथमिक जनन अंग अंडाशय है। अंडाशय क्यों? क्योंकि अंडाशय मादा का युग्मक अंडाणु बनाता है। क्योंकि अंडाशय क्यों? क्योंकि ये मादा का युग्मक अंडाणु का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है बेटा? अंडाणु का निर्माण करता है। ठीक है, डन। अब एक चित्र के माध्यम से समझ ले। तो देखो बेटा, मादा के शरीर में उदर गुहा, यहां पर शरीर के अंदर मौजूद होता है मादा जनन तंत्र। ठीक है, कैसा होगा? तो सबसे पहले देखो, श्रोणी के हिस्से में एक इस तरफ एक इस तरफ जोड़े में अंडाशय होता है। कौन? अंडाशय। तो एक अंडाशय इस तरफ, एक अंडाशय इस तरफ। ठीक है, तो अंडाशय बादाम के आकार का होता है। अंडाशय कैसा होता है बेटा? बादाम के आकार का होता है। ये रहा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ गया? प्राथमिक जनन अंग, जिसे नाम दिया गया अंडाशय। इसके अंदर अंडाणु बनेगा। ठीक है, फिर अंडाशय से निकलता है क्या? अंडवाहिनी। अंडाशय से क्या निकलती है बेटा? नलिका निकलती है। उस नलिका को कहा जाता है अंडवाहिनी। नलिका को क्या कहा जाता है बेटा? अंडवाहिनी कहा जाता है। ठीक है, ये अगली नलिका है, इसका नाम है अंडवाहिनी।
अब अंडवाहिनी के बेटा 3 हिस्से होते हैं। अंडवाहिनी, ये जो पूरी की पूरी नलिका दिख रही है आपको यहां से यहां तक, इस पूरी नलिका को कहते हैं अंडवाहिनी। क्या कहते हैं? अंडवाहिनी। इसके 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले आता है नीचे वाला हिस्सा, नीचे वाले हिस्से को कहते हैं कीपक, ठीक है। फिर आता है ऊपर एक चौड़ा रास्ता जिसे कहा जाता है तुम्बिका, ठीक है। फिर आता है एक पतला संकीर्ण रास्ता, उसे कहते हैं ईस्थमस। क्या कहेंगे? ईस्थमस। कई बार उसे संकीर्ण पथ भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो बेटा, कीपक के नीचे ऐसे अंगुली नुमा संरचना है, ये वाली, ये इसे कहा जाता है झिल्लरी। इसे क्या कहा जाता है बेटा? झिल्लरी कहा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आ गया हमारे पास अगला हिस्सा। अगला हिस्सा है गर्भाशय। अगला हिस्सा क्या है बेटा? गर्भाशय। जो गर्भाशय होता है बेटा, ये उल्टे नासपति के आकार का होता है। ये जो गर्भाशय है ये उल्टे नासपति के आकार का होता है, ठीक है। इसे बच्चा दानी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बच्चा दानी। क्यों? क्योंकि 9 महीने के दौरान बच्चा यहीं पर बड़ा होता है, ठीक है। इसका नाम क्या आ गया हमारे पास? गर्भाशय, जिसे बच्चा दानी भी कहा जाता है। अब जो गर्भाशय होता है ना, उसकी 3 दीवारें होती हैं। जो गर्भाशय होता है उसकी 3 दीवारें होती हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बाहर वाली दीवार के बारे में, ठीक है। सबसे पहले क्या बात करेंगे? बाहर वाली दीवार के बारे में, ठीक है, जिसे कहा जाएगा, एक सेकेंड, हाँ, सबसे पहले बाहर वाली दीवार। ये जो बाहर वाली दीवार होती है इसका नाम होता है बेटा परिगर्भाशय। सबसे बाहर वाली दीवार का नाम है परिगर्भाशय, ठीक है। फिर आता है बेटा बीच वाली दीवार। जो बीच वाली दीवार होती है ना बेटा, वो पेशियों से बनी होती है। पेशियां मतलब मसल। जो बीच वाली दीवार है वो किससे बनी होती है बेटा? पेशियों से बनी होती है। पेशी बोले तो मसल। तो इसीलिए मध्य त्वचा, मध्य परत को कहा जाता है बेटा पेशी स्तर। जो मध्य वाली दीवार है उसे कहा जाता है पेशी स्तर, ठीक है। फिर आती है सबसे अंदर वाली दीवार। अंदर वाली दीवार को कहा जाता है अंतःस्तर। जो अंदर वाली दीवार है ना, सबसे अंदर वाली दीवार, ये जो लाल रंग से दिख रही है, इसके अंदर अनेकों रक्त वाहिनियां होती हैं। यानी इसके अंदर रक्त की भरमार है। इसके अंदर क्या है बेटा? रक्त की भरमार है। इसी को क्या कहा जाएगा? इसी को कहा जाएगा अंतःस्तर। इसी को क्या नाम दिया जाएगा? सबसे अंदर वाली परत को, सबसे अंदर वाली परत को, ठीक है, इसी को नाम दिया जाएगा बेटा अंतःस्तर। अंतःस्तर को अंग्रेजी में एंडोमेट्रियम कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम। इसके अंदर भर भर के रक्त है। तो वो जो पीरियड्स आते हैं ना, मासिक चक्र, उस दौरान यही एंडोमेट्रियम, यही अंतस्तर जिसमें भर भर के रक्त है, ये टूट कर गिरती है, ठीक है। अगला हिस्सा आता है बेटा जो गर्भाशय है, ये एक अगले रास्ते में खुलता है, इसे कहा जाता है ग्रीवा। और ग्रीवा के बाद एक चौड़ा रास्ता आता है, इसे कहते हैं योनि। इसे क्या कहते हैं? योनि, ठीक है। ग्रीवा और योनि, यानी 9 महीने तक बच्चा यहां पर बड़ा हुआ, और फिर जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा यहां से निकलकर ग्रीवा और योनि के रास्ते बाहर आता है। इसलिए ग्रीवा और योनि को एक साथ जन्म नाल भी कहते हैं, ठीक है। ओके, क्या कहते हैं? जन्म नाल। अब मुझे आपको अंडाशय के बारे में एक खास चीज बतानी है। किस बारे में बेटा? अंडाशय के बारे में, कि मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग
कौन होता है प्राथमिक जनन अंग, प्राथमिक लैंगिक अंग। अंग कौन होता है अंडाशय। अंडाशय पहली चीज अंडाणु बनाता है, इसके साथ साथ वो 2 प्रकार के हार्मोन देता है। ठीक है, वो कितने प्रकार के हार्मोन देता है 2 प्रकार के। ठीक है, हार्मोन का नाम क्या क्या है बेटा, हार्मोन का नाम हमारे पास है एस्ट्रोजन। ठीक है, क्या नाम है एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन। क्या नाम है एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो अंडाशय अंडाणु भी बनाएगा और 2 हार्मोन भी देगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इन दोनों को एक साथ स्टेरॉइड हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, अब जो अंडाशय होता है वो किसके आकार का होता है, बादाम के आकार का होता है। 2 से 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है और 1.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। और किसके आकार का, बादाम के आकार का होता है। अब देखो बेटा, जो हमारे पास अंडाशय होता है, ये जो अंडाशय है ये शरीर की दीवार से, अंडाशय यहां पर है अंदर, ये शरीर की दीवार से भित्ति की मदद से जुड़ा होता है। ठीक है, शरीर की दीवार से भित्ति की मदद से जुड़ा होता है। उस भित्ति को कहते हैं लिगामेंट। क्या कहेंगे, लिगामेंट। यानी एक अंडाशय इधर, एक अंडाशय इधर, ये दोनों शरीर की दीवार से जुड़े होते हैं लिगामेंट की मदद से। आओ फोटो में दिखाऊं कैसे। ये देखो बेटा, ये शरीर की दीवार है। ठीक है, एक अंडाशय इधर है। ठीक है, एक अंडाशय इधर है और बीच में गर्भाशय है, इस तरीके से, है ना, है ना, इसी तरीके का चित्र होता है। तो ये जो अंडाशय है ये लिगामेंट की मदद से शरीर की दीवार से जुड़ा होता है और गर्भाशय से भी जुड़ा होता है, इसी को कहते हैं लिगामेंट। ठीक, चलो अब आगे देखो बेटा। अब आगे, अब जो अंडाशय होता है, अंडाशय के, ध्यान से सुनो, अंडाशय के ऊपर एक पतली सी भित्ति होती है जिसे कहते हैं एपिथीलियम। ठीक है, तो ये ले लो बेटा, ये आ गया हमारा अंडाशय। ये कौन आ गया, अंडाशय। इसके बाहर एक पतली सी भित्ति है, भित्ति को क्या कहा जाएगा, एपिथीलियम। क्या कहा जाएगा बेटा, एपिथीलियम कहा जाएगा। ठीक है, इस भित्ति को क्या कहा जाएगा, एपिथीलियम। ठीक है, अब अंडाशय के अंदर का जो हिस्सा होता है, अंडाशय के अंदर ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है इसे कहते हैं पिट्ठिका। अंडाशय के अंदर ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है, इस पूरे के पूरे हिस्से को कहते हैं पिट्ठिका। क्या नाम देते हैं इस पूरे के पूरे हिस्से को, इसे नाम देते हैं बेटा पिट्ठिका। ठीक है, क्या नाम दिया जाएगा, इसे नाम दिया जाएगा पिट्ठिका। ठीक है, अब ये जो पिट्ठिका है इसको 2 हिस्सों में बांटा। ये जो पिट्ठिका है इसे 2 हिस्सों में बांटा, यहां पर ध्यान से देखना। ठीक है, एक है बेटा ये अंदर वाला हिस्सा, एक है बाहर वाला हिस्सा। अंदर वाले हिस्से को अपन नाम देते हैं केंद्रीय, अंदर वाले हिस्से को अपन नाम देते हैं केंद्रीय, और बाहर वाले हिस्से को नाम देते हैं परिधीय। बाहर वाले हिस्से को नाम देते हैं परिधीय। ठीक है, जो केंद्रीय, ये बीच वाला हिस्सा है, यहां पर सिर्फ रक्त कोशिकाएं आती हैं। यहां पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ रक्त कोशिकाएं आती हैं। जो मुख्य काम होता है, यानी अंडाणु बनाने का काम, अंडाणु बनाने का काम कहां पर होता है, परिधीय के अंदर। कहां पर होगा, परिधीय के अंदर होगा। ठीक है, तो अंडाणु बनता है छोटे छोटे पुटक से, आगे पता चलेगा। वो सारा का सारा काम परिधीय के अंदर होता है। ठीक है, ओके, चलो अब आगे चले। अब आगे बात करते हैं अंड जनन के बारे में, कैसे होता है। चलो, कोशिकाएं क्या करती हैं बेटा, आकार में वृद्धि करती हैं
और प्राथमिक अंड कोशिका कहलाती है। अब ये जो प्राथमिक अंड कोशिका है, इसके चारों तरफ फॉलिकुलर पुटकीय कोशिकाएं आती हैं। तो प्राथमिक अंड कोशिका के चारों तरफ जब कोशिकाएं एक परत बना लेंगी, तब इसे कहा जाएगा प्राथमिक पुटक। क्या कहा जाएगा? प्राथमिक पुटक। ठीक है, ये जो प्राथमिक पुटक होता है, ये अर्धसूत्री विभाजन नंबर 1 को शुरू करेगा, लेकिन प्रोफेज में अटक जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यौवन अवस्था में प्राथमिक पुटक के चारों तरफ और कोशिकाओं की परत आती है। इसे कहा जाएगा द्वितीय पुटक। इसे क्या कहा जाएगा? द्वितीय पुटक। ठीक है, द्वितीय पुटक आगे चलकर अर्धसूत्री विभाजन को पूरा करेगा और प्राथमिक अंड कोशिकाओं को 2 हिस्सों में तोड़ देगा। एक बनेगी छोटी कोशिका ध्रुव्य पिंड और एक बनेगी बड़ी कोशिका, जिसे कहा जाएगा द्वितीय अंड कोशिका। ठीक है, इसके साथ साथ यहां पर एक गुहा भी होती है, उस गुहा को कहा जाता है एंट्रम। क्या कहा जाएगा? एंट्रम। ठीक है, तो अब ये जो पुटक है, जिसके पास द्वितीय अंड कोशिका है और एंट्रम है, इसे कहा जाता है तृतीय पुटक। इसे क्या कहा जाएगा बेटा? तृतीय पुटक। अब तृतीय पुटक सबसे पूर्ण विकसित, सबसे बड़ा पुटक बनाता है, सबसे विकसित पुटक बनाता है, सबसे परिपक्व पुटक बनाता है, जिसे कहा जाएगा ग्रेफी पुटक। जिसे क्या कहा जाएगा? ग्रेफी पुटक कहा जाएगा। तो ये बन गया हमसे हमारा सबसे परिपक्व पुटक, ग्रेफी पुटक। ठीक है, अब देखो ग्रेफी पुटक के अंदर इस समय ये जो कोशिका है, ये द्वितीय अंड कोशिका है। अब जो द्वितीय अंड कोशिका है, ये अर्धसूत्री विभाजन नंबर 2 करना तो चाहेगी, लेकिन मेटाफेज में अटक जाएगी। ठीक है, द्वितीय अंड कोशिका कहां पर अटक जाएगी? द्वितीय अंड कोशिका अटक जाएगी मेटाफेज के अंदर। किसके अंदर? मेटाफेज के अंदर। ठीक है, अब आगे देखो। अब देखो बेटा, ये ग्रेफी पुटक है, इसकी द्वितीय अंड कोशिका अटकी हुई है मेटाफेज में। अब होता क्या है? मादा के जनन तंत्र का आर्तव चक्र के 14वें दिन अंडोत्सर्ग होगा, ग्रेफी पुटक टूटेगा और द्वितीय अंड कोशिका बाहर निकलेगी। अब द्वितीय अंड कोशिका के संपर्क में अगर शुक्राणु आ गया, ठीक है, तो यहां देखो द्वितीय अंड कोशिका के संपर्क में अगर शुक्राणु आ गया, तो वो अंड कोशिका बेटा, वही द्वितीय अंड कोशिका अर्धसूत्री विभाजन 2 को पूरा करती है। अर्धसूत्री विभाजन 2 को पूरा करेगी। एक बनाएगी बड़ी कोशिका अंडाणु जो निषेचन करेगा और दूसरा ध्रुव्य पिंड। ठीक है, ये सिर्फ तब होगा, ये अर्धसूत्री विभाजन 2 तब पूरा होगा जब शुक्राणु संपर्क में आ जाएगा। अगर शुक्राणु संपर्क में नहीं आया तो द्वितीय अंड कोशिका, जो हमारी द्वितीय अंड कोशिका थी, वो वैसे के वैसे ही नष्ट हो जाएगी। वो कभी अंडाणु नहीं बना पाएगी, वो वैसे के वैसे नष्ट हो जाएगी और कभी अंडाणु नहीं बना पाएगी। ठीक है, अब देखो बेटा आगे। अब आगे बात करते हैं आर्तव चक्र के बारे में। आर्तव चक्र जो है 28 दिन का चक्र होता है, जो मादा प्राइमेट जैसे इंसान की मादाएं, मानव की मादाएं और बंदरों की मादाओं में होता है। ठीक है, कितने दिन का होता है? 28 दिन का। शुरू कब होता है? जब यौवन आरंभ होता है, जब कोई भी मादा 8 से 12 साल की उम्र के बीच में होती है। और जब ये शुरू होता है, पहला रक्तस्राव जब होता है, उसे कहते हैं रजोदर्शन। क्या कहेंगे? रजोदर्शन। ठीक है, और कब तक चलता है? जब तक कोई मादा 45 से 50 वर्ष की नहीं हो जाती, तब तक ये आर्तव चक्र चलता है।
तो जब 45 से 50 वर्ष की हो जाती है मादा, आर्तव चक्र रुक जाता है, उसे कहते हैं रजोनी वृत्ति। क्या कहेंगे? रजोनी वृत्ति। ठीक है। तो आर्तव चक्र महिलाओं में 28 दिन का चक्र होता है, जो हर 28 दिन में चलता है चलता है चलता रहे। कब होगा? यौवन अवस्था में शुरू होगा। और कब तक? जब तक महिला 50 की नहीं हो जाती, तब तक हर 28 दिन में आर्तव चक्र चलेगा। इस दौरान जब तक आर्तव चक्र चल रहा है, तब तक मादा जनन कर सकती है, संतान को जन्म दे सकती है। ठीक है, आ जाओ। अब देखो बेटा, आर्तव चक्र सबसे पहले 28 दिन में जो शुरुआत के 5 दिन होते हैं, उस दौरान अंतःस्तर टूटती है और रक्त के रूप में योनि से बाहर आती है। ठीक है। फिर आता है पुटकीय प्रवस्था। 6 से 13 दिनों के बीच में मादा की पीयूष ग्रंथि FSH नाम का हार्मोन देती है, जिससे पुटक का विकास होगा। प्राथमिक से द्वितीय, द्वितीय से तृतीय, तृतीय से ग्राफी पुटक, सभी पुटक का विकास होगा। ठीक है। अब देखो बेटा, पुटक का विकास के कारण एक हार्मोन आता है, नाम है ईस्ट्रोजन, और ईस्ट्रोजन अंतःस्तर को वापस बनाता है। ठीक है। फिर आता है अंडोत्सर्जन। ये 14वें दिन होता है, जब LH हार्मोन के कारण ग्राफी पुटक टूटता है और द्वितीय अंड कोशिका बाहर आती है। ठीक है। फिर आता है ल्यूटियल प्रवस्था। वो जो ग्राफी पुटक की बची खुची कोशिकाएं हैं, वो बदलती हैं। ग्राफी कोशिकाएं जो बची खुची हैं, वो कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर बदलती हैं, और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन देता है, जो अंतःस्तर को आरोपण के लिए तैयार करता है, अंतःस्तर को संभाल के रखता है। ठीक है। ये 4 चक्र, ये 4 अवस्थाएं आर्तव चक्र में हर महिला में होती है। लेकिन इन चारों अवस्थाओं के बाद, यानी प्रोजेस्टेरोन आ गया, वो अंतःस्तर को संभाल के रखता है। ठीक है। तो देखो बेटा, अब इसके आगे की कहानी निर्भर करती है निषेचन हुआ या नहीं हुआ उस बात पे। अगर निषेचन हो गया, तब बेटा 9 महीने तक अंतःस्तर बनी रहेगी। यानी अगर निषेचन हो गया तो अंतःस्तर नहीं टूटेगी, लेकिन अगर निषेचन नहीं हुआ तो प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम हो जाएगी, जिसके कारण अंतःस्तर वापस से टूटेगी। और अंतःस्तर अगर टूट गई तो कौन सी अवस्था है? रक्तस्राव है। ठीक है। तो अगर निषेचन नहीं हुआ तो वापस से पहला चरण, फिर दूसरा, फिर तीसरा और चौथा। लेकिन अगर निषेचन हो गया तो सारी घटनाएं रुक जाएंगी 9 महीने तक। ठीक है। अब आगे देखो बेटा, अब बारी आती है निषेचन। निषेचन क्या होता है? तो देखो बेटा, निषेचन होता है मादा के तुम्बिका हिस्से में। ठीक है। निषेचन कहां होता है? निषेचन होता है जब अंडाणु और शुक्राणु का मिलन हो, जब अंडाणु और शुक्राणु एक ही समय पर तुम्बिका हिस्से में पहुंचे। ठीक है। तो यहां पर देखो बेटा, यहां पर क्या है? ये मादा का गर्भाशय है, ये अंडवाहिनी है। ठीक है। ये आ गया अंडाशय, ठीक है। तो निषेचन क्या होगा बेटा? कि अंडाशय से अंड निकलता है और अंड तुम्बिका वाले हिस्से में जाता है। अंड कहां जाएगा? तुम्बिका वाले हिस्से में पहुंचता है। ये तुम्बिका वाला हिस्सा है, यहां पर अंड पहुंचता है। जिस समय अंड तुम्बिका वाले हिस्से में बैठा है, उसी समय शुक्राणु को आना पड़ेगा। उसी समय क्या होगा बेटा? शुक्राणु को आना पड़ेगा।
तो ये देखो शुक्राणु तीव्र गति से कहां पर पहुंच रहा है, तुम्बिका वाले हिस्से में पहुंच रहा है। तो जैसे ही शुक्राणु अंड कोशिका के पास पहुंचता है तब ही दोनों का मिलन होगा और तभी निषेचन की प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। यानी निषेचन होने के लिए अंडाणु और शुक्राणु को एक ही समय में तुम्बिका वाले हिस्से में पहुंचना पड़ेगा। कहां पर पहुंचना पड़ेगा बेटा? तुम्बिका वाले हिस्से में पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो बेटा, तुम्बिका में कौन है? अंडाणु। ठीक है, कौन सी? द्वितीय अंड कोशिका। तुम्बिका में कौन है बेटा? द्वितीय अंड कोशिका। ठीक है, अब द्वितीय अंड कोशिका के संपर्क में, द्वितीय अंड कोशिका के संपर्क में शुक्राणु आएगा। द्वितीय अंड कोशिका के संपर्क में शुक्राणु आएगा। अब जैसे ही इसके संपर्क में शुक्राणु आएगा, द्वितीय अंड कोशिका दो हिस्सों में बट जाएगी। द्वितीय अंड कोशिका क्या करेगी? अर्धसूत्री विभाजन को पूरा करेगी। किसे पूरा करेगी? अर्धसूत्री विभाजन नंबर 2 को पूरा करेगी और दो हिस्सों में बट जाएगी। कितने हिस्सों में बटेगी? 2 हिस्सों में। एक वो बनाएगी बेटा छोटी कोशिका। छोटी कोशिका को कहते हैं ध्रुव्य पिंड, और एक वो बनाएगी बड़ी कोशिका। इस बड़ी कोशिका को कहते हैं अंडाणु। इस बड़ी कोशिका को क्या कहते हैं बेटा? अंडाणु। तो जैसे ही अंडाणु बनेगा, वो जो शुक्राणु है वो अंडाणु के साथ मिलकर, शुक्राणु अंडाणु के साथ मिलकर निषेचन की प्रक्रिया को पूरा करेगा। ठीक है, तो यहां पर देख लो, यहां पर कौन आया? ये हमारा अंडाणु का केंद्रक है। ये किसका केंद्रक है बेटा? ये हमारे अंडाणु का केंद्रक है। ये आ गया अंडाणु और ये आ गया अंडाणु का केंद्रक। ठीक है, अब इसके संपर्क में आता है शुक्राणु। इसके संपर्क में कौन आएगा बेटा? शुक्राणु। तो अब शुक्राणु क्या करता है? शुक्राणु अपने सिरे को भेजता है अंडाणु के पास। यहां पर शुक्राणु का केंद्रक है, शुक्राणु अपना केंद्रक भेजता है अंड के केंद्रक के पास। ठीक है, तो क्या हो गया? अंडाणु का केंद्रक। ये कौन सा है? अंडाणु का केंद्रक। अंडाणु का केंद्रक मिलता है शुक्राणु के केंद्रक के साथ। अंडाणु का केंद्रक शुक्राणु के केंद्रक के साथ मिलता है और दोनों एक साथ क्या करते हैं? निषेचन। क्या करते हैं? निषेचन। ठीक है, अब जैसे ही दोनों का मिलन होगा, निषेचन होगा। निषेचन के बाद क्या बनता है? निषेचन के बाद बनता है युग्मनज। क्या बनेगा? युग्मनज, जिसे बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। ठीक है, तो इस तरीके से मादा के तुम्बिका वाले हिस्से में द्वितीय अंड कोशिका बैठी है। शुक्राणु भागते हुए जाता है। जैसे ही शुक्राणु उसके संपर्क में आएगा, द्वितीय अंड कोशिका दो हिस्सों में टूटेगी, एक अंडाणु और दूसरा ध्रुव्य पिंड। अब ये जो अंडाणु बन गया है, इसके साथ शुक्राणु मिलकर निषेचन करेगा। ये ले लो, अंडाणु का केंद्रक और शुक्राणु का केंद्रक, दोनों केंद्रक मिलकर निषेचन करेंगे और जाइगोट को बनाएंगे। ठीक है, अब आगे देखो बेटा, जाइगोट बनने के बाद क्या होगा? जाइगोट बनने के बाद ये देखो, निषेचन के बाद युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है। ये जाइगोट युग्मनज गर्भाशय की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो यहां पर देखो बेटा, यहां निषेचन हो गया। निषेचन होने के बाद जाइगोट धीरे 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 गर्भाशय की तरफ जाता है, पर जैसे जैसे वो गर्भाशय की तरफ जा रहा है, युग्मनज भी विभाजन कर रहा है। ठीक है, तो ये ले लो, ये आ गया गर्भाशय, ये आ गई हमारी नलिका। ठीक है, ये आ गया बेटा हमारा गर्भाशय। ठीक है, तो सबसे पहले बात, युग्मनज बनता है यहां पर। ये कौन बन गया बेटा? तुम्बिका वाले हिस्से में निषेचन हो गया और यहां युग्मनज बन गया। युग्मनज धीरे धीरे गर्भाशय की तरफ आता है। जैसे जैसे युग्मनज गर्भाशय की तरफ आ रहा है, उस दौरान
हमारा जो युग्मनज है वो विभाजन करेगा। अभी वो एक कोशिका है, विभाजन करने के बाद 2 कोशिका बनाएगा, विभाजन करने के बाद 4 कोशिकाओं को बनाएगा, 4 के बाद 8 को बनाएगा, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32। इस तरीके से जैसे जैसे युग्मनज इधर को आएगा वो विभाजन करता रहेगा। पहले युग्मनज से 2 कोशिका, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से आखिर में 32। ठीक है, इस तरीके से युग्मनज विभाजन करेगा करेगा करेगा। ठीक है, ये जो 8 से 16 कोशिका की अवस्था होती है ना, इसे कहते हैं बेटा मोरूला। ये 8 से 16 कोशिका वाली अवस्था को कहते हैं मोरूला। ठीक है, अब देखो बेटा, मोरूला के बाद, ध्यान से सुनना, मोरूला के बाद क्या होता है? तो ये देखो बेटा, एक था युग्मनज, विभाजन करके 2 कोशिका बनाई, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। जो 8 से 16 कोशिकाएं होती है ना, इन्हीं को कहते हैं बेटा मोरूला। क्या कहेंगे? मोरूला। अब मोरूला और विभाजन करता है और ब्लास्टोसिस्ट को बनाता है। मोरूला विभाजन करेगा और किसको बनाएगा? ब्लास्टोसिस्ट को बनाएगा। ब्लास्टोसिस्ट कैसा दिखता है? ब्लास्टोसिस्ट दिखता है कुछ ऐसा, कुछ कोशिकाएं होंगी बाहर की परत की तरफ और कुछ कोशिकाएं बनाएंगी एक समूह और कुछ कोशिकाएं एक समूह में होंगी। कुछ कोशिकाएं बाहर की परत बनाएंगी। उन तीनों, वो कोशिकाएं जो बाहर की परत बनाएंगी, उन्हें कहा जाएगा ट्रोफोब्लास्ट। क्या कहा जाएगा बेटा? ट्रोफोब्लास्ट। और कुछ कोशिकाएं, जो कोशिकाओं का झुंड है ये वाला, इस कोशिकाओं के झुंड को कहा जाएगा इनर सेल मास। क्या कहा जाएगा बेटा? इनर सेल मास। प्यार से बोले तो अंतः कोशिका का समूह। क्या कहा जाएगा? अंतः कोशिका समूह। ठीक है, तो यहां पर देखो, ये आ गया बेटा गर्भाशय, ये आ गई बेटा अंडवाहिनी। ठीक है, तो मान के चलो यहां पे था हमारा अंड। ठीक है, इसके साथ शुक्राणु ने किया निषेचन, इसके साथ शुक्राणु ने किया निषेचन, तो यहां क्या बन गया? युग्मनज बन गया। कौन बन गया बेटा? युग्मनज। अब ये जो युग्मनज है ये धीरे 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 गर्भाशय की तरफ आता है और विभाजन करता है। तो ये देखो, एक कोशिका ने विभाजन करने के बाद, ध्यान से देखना, एक कोशिका ने विभाजन करने के बाद 2 कोशिका बनाई, 2 से 4 बनी, 4 से 8, 8 से 16। ठीक है, विभाजन करता जा रहा है और इधर की तरफ आ रहा है। इस दौरान 8 से 16 कोशिका की जो अवस्था होती है उसे हमने नाम दिया बेटा मोरूला। क्या नाम दिया? मोरूला। अब 16 कोशिकाओं के बाद वो क्या बनाएगा? ब्लास्टोसिस्ट को बनाएगा। किसे बनाएगा बेटा? ब्लास्टोसिस्ट को बनाएगा। ब्लास्टोसिस्ट कैसा दिखता है? ब्लास्टोसिस्ट कुछ ऐसा दिखता है। इसमें बेटा कुछ कोशिकाएं होंगी बाहर की परत की तरफ, इस तरीके से। अब ये कोशिकाएं जो बाहर की परत बना रही हैं, इन्हें कहा जाएगा ट्रोफोब्लास्ट। क्या कहा जाएगा बेटा? ट्रोफोब्लास्ट। और कुछ कोशिकाएं झुंड बनाती हैं, मास बनाती हैं। कुछ कोशिकाएं झुंड बनाती हैं, मास बनाती हैं। ठीक है, यहां पर इस तरीके से, ये क्या है? कोशिकाओं का झुंड, कोशिकाओं का मास। इसे कहा जाएगा अंतः कोशिका समूह या फिर इनर सेल मास। इस कोशिकाओं के झुंड को क्या कहा जाएगा? इनर सेल मास या फिर अंतः कोशिका समूह। ठीक है, अब होगा क्या बेटा? ये जो ट्रोफोब्लास्ट होती है, कौन सी बेटा? ये जो बाहर वाली परत आपको दिख रही है ना, ये ट्रोफोब्लास्ट। ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये बाहर वाली, ये गर्भाशय के
अंतःस्तर के साथ जुड़ती है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है वो इस तरीके से गर्भाशय के अंतःस्तर के साथ जुड़ती है और इसी को कहते हैं आरोपण। क्या कहते हैं? आरोपण। ये हमारा युग्मनज विभाजित होकर ब्लास्टोसिस्ट बनाता है और यही ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की दीवार के साथ जुड़ जाता है। इसी को कहते हैं आरोपण। इसी को क्या कहते हैं बच्चे? आरोपण। आरोपण आमतौर पर निषेचन के 5-6-7 दिन बाद हो जाता है। ठीक है, ओके। तो ये देखो, आरोपण, ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की अंतःस्तरीय परत से चिपक जाता है, इसी को कहते हैं आरोपण। ठीक है, तो देखो बेटा, ये ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की परत के साथ जुड़ गया, इसे आरोपण कहते हैं। अब इसके बाद बेटा, ये जो इनर सेल मास, ये जो कोशिकाओं का झुंड था, समूह था, कौन से वाला? ये अंदर वाला है ना, ये जनन स्तर को बनाता है। ये जो 3 कोशिकाओं, ये जो समूह है ना, ये देखो इनर सेल मास, कौन सा? ये जो कोशिकाओं का समूह है जिसे हम लोग नाम दे रहे हैं इनर सेल मास। इनर सेल मास बेटा 3 जनन स्तरों को बनाता है। किसे बनाता है? 3 जनन स्तरों को बनाएगा। एक होगा सबसे बाहर वाला स्तर, उसे कहेंगे एक्टोडर्म। एक होगा बेटा सबसे बाहर वाला स्तर, जिसे कहेंगे एक्टोडर्म। एक होगा सबसे आंतरिक स्तर। एक क्या होगा? सबसे आंतरिक स्तर, जिसे कहा जाएगा एंडोडर्म। जिसे कहा जाएगा एंडोडर्म। और एक होता है बेटा बीच की परत। एक होती है बीच की परत, जिसे कहा जाएगा मीजोडर्म। जिसे क्या कहा जाएगा? मीजोडर्म। ठीक है, तो हुआ क्या? जो बाहर वाला ट्रोफोब्लास्ट है वो तो गर्भाशय के साथ जुड़ गया। अब जो अंदर इनर सेल मास है, कोशिकाओं का समूह है, ये 3 भ्रूणीय स्तर, 3 भ्रूणीय जनन परत बनाता है। ये जो अंदर कोशिकाओं का झुंड था ना, ये 3 जनन स्तर को बनाता है। सबसे बाहर वाली को कहेंगे एक्टोडर्म, बीच वाली को मीजोडर्म और सबसे अंदर वाली को एंडोडर्म। ठीक है, जब हमारे भ्रूण के अंदर ये तीनों स्तर दिखने लगेंगे तब उसे कहा जाएगा गैस्ट्रुला। तो ये देखो, इन 3 परतों वाली अवस्था को गैस्ट्रुला कहते हैं। ठीक है, और ये तीनों की तीनों परतें कुछ खास स्टेम कोशिकाओं से बनी होती हैं। यही तीनों की तीनों परतें क्षमता रखती हैं पूरे के पूरे शिशु को बनाने की। पूरे के पूरे शिशु को बनाने की। ठीक है, यानी शिशु का आंख, नाक, त्वचा, फेफड़े, अमाशय, सब कुछ इन्हीं तीनों परतों से बनता है। ठीक है, तो अब आगे बेटा 9 महीने के दौरान ये तीनों की तीनों परतें हमारे भ्रूण को एक शिशु में बदलेंगी। ठीक है, आ जाओ। अब देखो बेटा, अब बात करते हैं आगे। तो देखो बेटा, आरोपण क्या होता है? आरोपण होता है जब ट्रोफोब्लास्ट गर्भाशय के साथ, ये ट्रोफोब्लास्ट है गर्भाशय की परत अंतःस्तर के साथ ऐसे जुड़ता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहेंगे? आरोपण। आरोपण। ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है बेटा, आरोपण के दौरान इन दोनों के बीच में ये जो रिश्ता बना है, आरोपण के दौरान इन दोनों के बीच में ये जो रिश्ता बना है, ये शिशु का भ्रूण का उत्तक है और ये मादा का अंतस्तर है। इन दोनों को मिलाकर ये जो रिश्ता बना है, इस रिश्ते को कहते हैं अपरा। इस रिश्ते को क्या कहते हैं बच्चे? अपरा कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? अपरा, यानी प्लाज़ेंटा। अपरा का काम क्या होता है? अपरा का काम होता है बच्चे, यहां पर देखो, अपरा का काम होता है कि अपरा भ्रूण एवं मादा के बीच में एक रिश्ता बनाता है। ठीक है, तो ये ले लो, ये कौन है? ये हमारी ट्रोफोब्लास्ट है।
और अंदर अंतः कोशिकाओं का समूह, इनर सेल मास। ठीक है, तो हमारी जो ट्रोफोब्लास्ट है वो इस तरीके से मादा के अंतः स्तर से जुड़ती है, ऐसे मादा के अंतः स्तर से जुड़ती है। ये हिस्सा हो गया मादा का और ये हिस्सा हो गया हमारे भ्रूण का। किसका? भ्रूण का। ठीक है, तो मादा और भ्रूण के बीच में ये जो रिश्ता बन रहा है इसी को अपरा कहते हैं। अपरा दोनों के बीच में एक रिश्ता है। ठीक है, लेकिन काम क्या है? देखो बेटा, सिंपल सा काम है। मादा से भ्रूण को ऑक्सीजन पहुंचाना, भोजन पोषण पहुंचाना अपरा करता है। और शिशु से, ठीक है, शिशु से, भ्रूण से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, जो भी अनावश्यक पदार्थ है, वो मादा को दिया जाता है। तो अपरा दोनों के बीच में चीजों को आदान प्रदान कराता है। और इतना ही नहीं, अपरा कुछ खास हार्मोन का स्रावण भी करता है। इतना ही नहीं, अपरा कुछ खास हार्मोन का भी स्रावण करता है, जैसे कि HCG, मानव कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ये अपरा के हार्मोन है, जरूरी है। दूसरा HPL, ह्यूमन प्लाजेंटल लैक्टोजन। तीसरा ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, और गर्भधारण की आखिरी अवस्थाओं में यानी प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में रिलैक्सिन को भी भेजता है। ठीक है, ओके, ठीक है, और रिलैक्सिन हार्मोन अंडाशय से भी आता है। ठीक है, तो ये हार्मोन, ये सारे के सारे हार्मोन अपरा के हार्मोन है। यानी अपरा जब बनता है तो वो आदान प्रदान के साथ साथ हार्मोन भी देता है। ठीक है, तो इसी तरीके से बेटा 9 महीने तक, इसी तरीके से ध्यान से सुनना, 9 महीने तक शिशु और बच्चा, मतलब बच्चा और मादा, उनके बीच में रिश्ता बना रहता है। और यही इनर सेल मास, अंतः कोशिकाओं का समूह, उन 3 स्तरों की मदद से शिशु का निर्माण करता है। कहां पर? यहीं पर। ठीक है, अब ये समझो बेटा, ये जो 3 स्तर हैं, ये जो 3 जनन स्तर हैं, ये जो 3 जनन स्तर हैं जो शिशु के पूरे शरीर को बनाती हैं, ये 9 महीने के दौरान कब कब कैसे काम करती हैं, आओ समझते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, जो गर्भावस्था है, जो गर्भावस्था है वो मानव के अंदर 9 महीनों के लिए चलती है, जिसमें पहले महीने में शिशु का सबसे पहले हृदय बनता है और सबसे पहले महीने में ही शिशु की धड़कनें सुनी जा सकती हैं। ठीक है, फिर आता है दूसरा महीना, जब शिशु के हाथ पैर और उंगलियां बनते हैं। तीसरा, जब शिशु के मुख्य अंग, जनन अंग, प्रमुख अंग बन जाते हैं। फिर 5वां महीना, जब शिशु गतिशीलता दिखाता है, यानी शिशु के शरीर में गति महसूस की जा सकती है। 6ठे महीने में शिशु के पूरे शरीर पर छोटे छोटे बाल, पलकें अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, और इसी तरीके से 9 महीने, 9वें महीने में हमारा जो शिशु है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। तो यानी 9 महीने के दौरान शिशु हमारा पूरा विकसित हो चुका है। अब बारी है जन्म की। तो जन्म की क्रिया को प्रसव कहा जाता है, यानी जब शिशु का जन्म होता है उस क्रिया को अपन कहते हैं प्रसव। क्या कहते हैं? प्रसव। अब प्रसव में सबसे पहले जो अपरा है, यानी मादा और शिशु का जो रिश्ता है, वो अपरा और शिशु दोनों मिलकर मादा को संकेत देते हैं। ये देखो, अपरा और पूर्ण विकसित गर्भ दोनों मिलकर प्रसव के संकेत मादा को पहुंचाते हैं। ठीक है, तो देखो, मादा के गर्भाशय में, ये आ गया मादा का गर्भाशय, और गर्भाशय के अंदर 9 महीने तक शिशु पल रहा होता है। ठीक है, 9 महीने पूरे हो गए, शिशु विकसित हो गया, तो अपरा और शिशु दोनों मिलकर मादा के गर्भाशय में हल्का संकुचन करते हैं, और जैसे ही हल्का संकुचन होगा, मादा के शरीर में गर्भ उत्प्रेक्षण प्रतिव्रत शुरू हो जाएगा।
गर्भ उत्प्रेक्षण प्रतिवर्त शुरू हो जाएगा। यानी ऐसी प्रक्रिया मादा के शरीर में शुरू होगी जिससे शिशु का जन्म होगा। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त शुरू होगा, उस दौरान मादा की पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन आएगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन गर्भाशय में तीव्र संकुचन कराएगा, ठीक है, जोर से संकुचन कराएगा। अब जितना जोर से संकुचन उतना और अधिक मात्रा में ऑक्सीटोसिन आएगा, तो और अधिक मात्रा में ऑक्सीटोसिन और जोर जोर से संकुचन शुरू होगा। इतने तीव्रता से संकुचन होता है कि ये जो शिशु है इसे जनन नाल के द्वारा बाहर फेंक दिया जाता है। ये जो शिशु है इसे जनन नाल के द्वारा बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो इसी तकनीक को कहते हैं, इसी पूरी प्रक्रिया को कहते हैं प्रसव, ठीक है। अब देखो बेटा, शिशु ने जन्म ले लिया है। जन्म के बाद भोजन और पोषण के लिए शिशु आश्रित होता है मादा पर। मादा स्तन ग्रंथियों द्वारा दुग्ध स्रवण करती है, ठीक है। तो स्तन ग्रंथि कैसी होती है, तो देखो बेटा, प्रेगनेंसी, गर्भवती महिला जब 9 महीनों से गुजर रही होती है, उस दौरान मादा की स्तन ग्रंथियों में परिवर्धन होता है, विकास शुरू होता है। अब मादा की स्तन ग्रंथि कैसे दिखती है, तो देखो बेटा, पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी है, उसके ऊपर अब पेशी होती है। पेशी का नाम क्या होता है बेटा, इस पेशी का नाम है पेक्टोरल पेशी। कौन सी पेशी है, पेक्टोरल पेशी, ठीक है। पेक्टोरल पेशी यहां पर होती है, ठीक है। जब आप हाथ को ऊपर खींचो तो यहां पर जो पेशी खिंच रही है ये पेक्टोरल पेशी है। पेक्टोरल पेशी के ऊपर भर भर के वसा होता है, भर भर के वसा का उत्तक होता है, ठीक है। अब जो स्तन ग्रंथियां होती हैं वो जोड़े में होती है, और हर एक स्तन ग्रंथि के अंदर 15 से 20 पालियां होती हैं। इस तरीके से कितनी, 15 से 20 पालियां होती हैं। इन्हें कहा जाता है स्तन पाली। हर एक पाली में, ध्यान से देखना बच्चे, प्रत्येक पाली के अंदर क्या होती हैं, कूपिकाएं होती हैं। प्रत्येक पाली के अंदर कूपिका होती है जो दुग्ध का निर्माण भी करेगी और दुग्ध का संग्रहण करने के बाद उसे स्रावित भी करेगी, ठीक है, उसे निष्कासित भी करेगी। तो ये जो कूपिकाएं होती हैं, इन्हीं के अंदर दुग्ध बनता है, कुछ समय के लिए रहता है और फिर यहीं से निकलता है, ठीक है। अब जब दुग्ध यहां से निकलेगा तो सबसे पहले पतली पतली स्तन नलिकाओं से गुजरेगा। स्तन नलिका आगे एक चौड़े रास्ते में तुम्बिका पे जाती हैं, और तुम्बिका आगे जाकर दुग्ध वाहिनी के रास्ते निप्पल के पास जाता है, और निप्पल के रास्ते दुग्ध शिशु के पास जाता है, ठीक है। तो ये स्तन ग्रंथि होती है। देखो बेटा, होता क्या है, शिशु के जन्म के शुरुआती दिनों में, ठीक है, जो आरंभिक दिन होते हैं ना, जब शिशु का जन्म होता है, उस दौरान जो दुग्ध होता है वो हल्के पीले रंग का होता है। उसे कहते हैं खीस या फिर प्रथम स्तन्य। खीस कहेंगे या प्रथम स्तन्य कहेंगे। ये जो खीस होती है ये शिशु के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके अंदर प्रतिरक्षी तत्व होते हैं जो शिशु की प्रतिरोधी क्षमता, शिशु की रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत बनाते हैं, ठीक है, ओके। तो इसी के साथ हमारा मानव जनन चैप्टर समाप्त होता है। अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में इतना बता देना कि अगला कौन से चैप्टर का वन शॉट आप लोगों को चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको क्विक रिवीजन करना है, बैकलॉग रह गया है, तो तुरंत इस सीरीज से, वन शॉट सीरीज से कंप्लीट रिवीजन कर लो, ठीक है। तो अगले चैप्टर के साथ मुलाकात करेंगे। कमेंट सेक्शन में बता देना आपको वन शॉट कैसा लगा, और फिर मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय प्यारे प्यारे जुगनुओं, मुलाकात करेंगे अगले वन शॉट सीरीज के साथ। धन्यवाद।